हेलो बच्चों। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर BBMQ माइनर पेपर सेमेस्टर 2 के लिए स्टार्ट किया है और इसमें अभी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने जो है उसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है और उसके साथ साथ बोहर्स मॉडल हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस लेक्चर को आप स्किप कर दें और सबसे पहले उस वीडियो को कंप्लीट कर लें ताकि आपको आज की टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि ये टॉपिक जो है लास्ट वीडियो से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि बोहर्ट्स की ही आगे की जो पोस्टुलेट है उसको हम पढ़ने वाले हैं, डिफ़ाइन करने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन में आज दूंगी आपको, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आएगी। तो आप लास्ट वीडियो को देखकर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे कि आपने देख लिया होगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसको पढ़ने से पहले हम लोग जानने वाले हैं उसकी बेसिक चीज़ें कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं स्पेक्ट्रम, और आपको जो भी नॉलेज चाहिए होगी इसके रिलेटेड मैं आपको दूंगी। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन लाइट passes through the prism and split into 7 colors। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा लाइट जो है वो पास करता है एक प्रिज्म के साथ, प्रिज्म के थ्रू, तो वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है और उस 7 डिफरेंट कलर्स के बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कुछ बेहतरीन चीज़ बताना चाहती हूँ जो आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगी कि स्पेक्ट्रम जो वर्ड है वो जो है लैटिन लैंग्वेज से निकला है, लैटिन भाषा से निकला है, जिसका मीनिंग होता है इमेज। जैसे कि हम लोग जानते हैं इमेज का मतलब होता है कोई भी किसी भी चीज़ का फ़ोटो। जैसे कि हम अक्सर इमेज के बारे में पढ़े हैं, देखे हैं और हम लोग अक्सर उसका यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो इमेज जो है यानी कि लाइट का एक इमेज जो है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब लाइट की स्पेक्ट्रम जब हम लोगों ने निकाला, यानी लाइट की जब इमेज हम लोगों ने निकाला, तो हमें कैसा दिखा कि वो 7 डिफरेंट कलर्स में वो स्प्लिट हो जा रहा है और 7 डिफरेंट कलर जो है वो शो कर रहा है। जबकि हमें पता है कि लाइट का जो कलर है वो कलरलेस है, लाइट किसी भी कलर का नहीं होता है, वो वाइट कलर होता है, वाइट लाइट होता है। जब लेकिन हम उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें कैसा कलर दिखता है? 7 कलर दिखता है, जिसको हम लोग बचपन में ट्रिक के थ्रू याद करते थे। वो है ट्रिक विब गियर। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पता होगी और आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में भी जानने वाले हैं। तो स्पेक्ट्रम की ये थोड़ी बहुत नॉलेज थी और उसके अलावा हम जान लेते हैं कि ये मैंने बता दिया है आपको। और टाइप, स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है? एक टाइप तो वो होता है जो लाइट को पास करने से जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और वो एक टाइप का स्पेक्ट्रम है जिसका नाम है बैंड या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी कि लाइट के ज़रिए जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं या फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसका ये रीज़न है कि जब हम लोगों ने लाइट को पास किया प्रिज्म से तो हमें मिलता है 7 डिफरेंट कलर्स। और हमने देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने रेनबो के कलर्स देखे होंगे, कि वो उन 7 कलर्स के बीच में ऐसा कोई गैप नहीं होता है जिससे कि हम 2 कलर को डिफ्रेंशिएट कर पाए, राइट। तो इस वजह से ऐसे बैंड, ऐसे ही स्पेक्ट्रम जिसके बीच में कोई लाइन नहीं हो, जिसको जो वो 2 बैंड को डिफ्रेंशिएट कर रही हो, जो 2 लाइन को डिफ्रेंशिएट कर रही हो, जो कंटिन्यूस चल रहा है, 2 कलर जो है इंटर मर्ज है, तो ऐसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं और बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। और इसका एग्जाम्पल भी वही है, स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाई लाइट। जो लाइट के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंड या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, जिसके रिलेटेड जो है हमें सिलेबस में पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम कौन देता है? तो लाइन स्पेक्ट्रम जब हमने लाइट को पास किया, जब लाइट
को हमने प्रिज्म से पास किया तो हमें 7 डिफरेंट कलर्स मिले और उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जब हमने एटम एटम यानी हाइड्रोजन, जैसा कि हम बहुत फैमिलियर है हाइड्रोजन एटम से, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर में आता है, तो जब हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन गैस के थ्रू हमने हाइड्रोजन गैस में सबसे पहले हमने क्या किया, लाइट डाला, उसमें एनर्जी डाला, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाला, तो उसके थ्रू एक रेज बाहर आई और उस रेज को हमने क्या किया, प्रिज्म के थ्रू पास किया। और प्रिज्म के थ्रू पास करने के बाद हम लोगों को कुछ उसमें स्पेक्ट्रम निकला, और जो स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस नहीं था और उसके बीच में कुछ गैपिंग थी। इस वजह से जो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका नाम रख दिया लाइन स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम को बताने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे बोहर्स, और जैसा कि हमने बोहर्स पोस्टुलेट पढ़ लिया है, और उन्होंने इस स्पेक्ट्रम के बारे में बताने के लिए उन्होंने जो एटम का यूज़ किया था वो था हाइड्रोजन एटम। इसलिए इसको हम लोग नाम दे दिए हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और यही टॉपिक जो है आपके सिलेबस में है, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जो बात मैंने बताया है उस बात को मैं अब डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा लाइट। देखो ये क्या है, बल्ब है, ठीक है। बल्ब जो है वो जलता है कब, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए, मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब क्या किया, ग्लो हो गया। बल्ब जब ग्लो करता है तो हमें कौन सी लाइट मिलती है, वाइट लाइट। इस वाइट लाइट को हमने प्रिज्म के थ्रू पास करवाया, यह है प्रिज्म, इससे पास करवाया तो हमें सॉरी, तो हमें जो है 7 डिफरेंट लाइंस मिले जो कि कंटिन्यूअस थे। तो इसको स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है, और उसके कलर जो थे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और ये वाई है, ठीक है, येलो, ऑरेंज और रेड, ये विबग्योर हमें मिला। और ये जो था वो कंटिन्यूस था, जो हमें लाइट के थ्रू मिला था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बैंड या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसके अलावा जो साइंटिस्ट बोहर ने एक्सपेरिमेंट किया वो हाइड्रोजन गैस के थ्रू किया। और जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग एक ट्यूब में लेते हैं, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, पॉइंट पॉइंट जो दिया हुआ है, उसको एक ट्यूब में हम लोग बंद कर लिए, और इस ट्यूब के अंदर जो है हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक्साइट हो जाता है। और जब वो एक्साइट होने लगा तो वो क्या किया, अगर मान लो वो शेल अंदर वाले शेल में है, न्यूक्लियस से पास वाले शेल में है, तो वहाँ से जंप करके वो आउटर शेल में जाएगा, और उस टाइम वो क्या होगा, मैं आगे उसको बताऊंगी आपको डायग्राम के थ्रू, वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो वापस से अपने इनर शेल में आ जाएगा। और इस दौरान जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि आउटर से इनर शेल में आने के दौरान क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, इमिट करता है, यानी लूज करता है। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इमिशन से क्या होता है, एक लाइन बनता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रा कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट डिस्टेंस हमें मिल रहा था। एक 656 में नैनोमीटर में मिल रहा था, एक 486 नैनोमीटर में मिल रहा था, और एक 434 नैनोमीटर मिल रहा था। तो ये डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा था, जिसकी वजह से एक प्रॉपर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को शो किया गया है। और ये पूरी एक्सपेरिमेंट जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू किया जाता है, सॉरी, स्कोपी के थ्रू ये पूरी एक्सपेरिमेंट को की जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसको थोड़ा और जानने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। तो आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। जो अभी हमने बात किया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, किस तरह से उसकी एनर्जी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाले शेल में रहता है तो उसकी एनर्जी होती है -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जो शेल होता है, सेकेंड शेल, उसमें होता है उसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आपको ये थोड़ी याद रखनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद थर्ड शेल में आता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि किस तरह से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल जो है बढ़ता जाता है, शेल जब न्यूक्लियस से दूर होता जाता है तो क्या होती है, उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। अब आपके माइंड में आएगा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हो और मैथ भूल गए हो तो आपके मन में आएगा, अरे तेरा तो एक से बड़ा होता है तो आप कैसे बोल रहे हो एनर्जी ज़्यादा, तेरह के साथ माइनस भी है और माइनस नंबर, जितने बड़े नंबर के साथ माइनस होता है उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता है। ये थोड़ा मैथ था, ठीक है। आई नो कि आपको पता होगा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। तो अब हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन लोएस्ट एनर्जी लेवल। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को आप अपनी तरह कंसीडर करो। इलेक्ट्रॉन जो हो है वो आप हो, यानी कि आप क्या कभी भी चाहोगे कि आपके साथ अनस्टेबिलिटी आए, आप हमेशा स्टेबल रहना चाहोगे। और जो इंसान स्टेबल रहता है उसके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, वो शांति से बैठा रहता है। और जो स्टेबल नहीं होता है जैसे कि हम और आप, इसलिए हम लोग अभी परेशान हो रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए इधर उधर भाग रहे हैं ताकि हम उस स्टेबिलिटी को गेन कर पाएँ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढता रहता है। और जब ये एनर्जी जो है इसका हाई हो जाता है तो ये तुरंत अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए उस एनर्जी को लूज़ कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि कभी भी स्टेबिलिटी जो होता है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब भी स्टेबिलिटी आती है एनर्जी जाती है, और जब स्टेबिलिटी जाती है एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक। जब मान लो इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, यहाँ पे हीट दिया, हमने हीट दिया, इलेक्ट्रॉन तुरंत हीट लेते ही बहुत एक्साइट हो गया और जाके वो फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में पहुंच गया। अब क्या सोच रहा है, अरे मेरे पास तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये फटाक से क्या करेगा, अपने फर्स्ट शेल में आने के लिए जितनी एनर्जी वो लिया था उसको लूज़ करेगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू इट्स ओन शेल, जहाँ पे वो था वहाँ पे रिटर्न बैक कर जाता है बाय इमिटिंग एनर्जी। इमिटिंग यानी लूजिंग, वो लूज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को भी बोलते हैं, वेवलेंथ भी बोलते हैं और लाइट भी बोलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को लूज करता है। और इसी की वजह से पूरी कहानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की आती है। आप जान जाओ कि ये फर्स्ट शेल में क्या एनर्जी होता है, सेकंड शेल में क्या एनर्जी होता है और थर्ड शेल में क्या एनर्जी होती है, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ये पूरी हमें चार्ट, ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी बातें अभी तक मैंने बताई है वो बिल्कुल बेसिक नॉलेज के लिए था, ये टॉपिक समझने के लिए था। उसके बाद मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू समझाऊंगी, किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है वो बताऊंगी, और कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो इसको ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो क्या हुआ कि बोहर्स ने जो है इस पूरी चीज़ को बता दिया, बोहर्स ने इन चीज़ों को दे दिया कि हाइड्रोजन के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया, हाइड्रोजन को एक क्यूब में लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया, उसके बाद जो है उसको स्पेक्ट्रम मिला। बोहर्स ने ये चीज़ किया, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने उस पर कैलकुलेशन दिया, उन्होंने डिफरेंट कैलकुलेशन दिया, और उन लोगों के थ्रू जो है ये पूरी सीरीज़ आपको दिख रही है। एक लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाशन सीरीज़, ब्रैकेट एंड पीफंड सीरीज़, ये पूरी सीरीज़ जो है ये डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू दी गई है और उनके साइंटिस्ट के नेम पे ये चीज़ें हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर इनफाइनाइट, यानी थर्ड फोर्थ फाइव इनफाइनाइट जहाँ पे हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, वहाँ से भी अगर ये एमिशन करके, अगर वो एमिट करके लाइट जो है वो फर्स्ट में आता है, और अगर थर्ड से फर्स्ट में आता है, सेकंड से फर्स्ट में आता है, फोर्थ से फर्स्ट में आता है, जो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट में आता है अगर अपनी एनर्जी को एमिट करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी शेल से, किसी भी हायर शेल से जो है वो सेकंड में आता है, सेकंड शेल पे आता है, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो फिफ्थ हो, चाहे वो फोर्थ हो, या चाहे इन्फिनाइट हो, सेकंड में आए, वो फर्स्ट में ना आए और किसी और शेल में ना आए, सेकंड में शेल में आए, तो उसको हम लोग बाल्मर सीरीज बोलते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से वो इमिशन करके थर्ड में आए, शेल में आए, थर्ड शेल में आए, तो हम लोग पाश्चन सीरीज बोलते हैं। उसी तरह से अगर फोर्स, ये जो है नंबर ऑफ शेल है, ठीक है, n इज इक्वल टू 4, 3, 2, 1, ये नंबर ऑफ शेल है। और अगर वो 4 में आए कहीं से भी, कोई और भी शेल से, तो वो ब्रैकेट सीरीज होगा। उसी तरह से अगर 5 में आए तो वो पी फंड सीरीज होगा। तो इस तरह के से पूरी सीरीज बनी। और ये ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न है एनर्जी। जिसने जितना ज़्यादा एनर्जी गेन किया, उतना ही वो एनर्जी लूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ही आप अपनी एक्टिविटी को दिखाओगे। अगर आपको उससे टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे, तो और उससे ज़्यादा आपकी जो मूवमेंट है, आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी हम देते हैं, उस हिसाब से वो एक्साइट करता है और उतनी ही एनर्जी को वो लूज करके अपने शेल पे आता है। अगर वो कम एनर्जी ऑब्जर्व किया होगा, तो वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में नहीं आ पाएगा, वो थर्ड शेल या फिर फोर्थ शेल में ही गिर जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को इमिशन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये पूरी कहानी जो है इमिशन की वजह से हो रहा है। इमिशन मतलब कि लूज़, जो एनर्जी है उसको लूज़ करने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये चीज़ें आपकी नोट्स को, आपकी एग्ज़ाम में जो कॉपी में आप आंसर लिखोगे उसको मजबूत बनाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सिंपल सी बातें समझ आ गई होगी। अब मैं अपने नोट्स लेकर आती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी हैंड राइटिंग में एडजस्ट करना होगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और आपको वहाँ पे जो बताऊँगी वो चीज़ें आपको लिखनी है हूबहू नोट्स में, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, मेरी थोड़ी सी जुकाम है। तो ये हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। अब हम लोग जानते हैं कैसे लिखना है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन कैसा आएगा, डिस्कस द डिफरेंट लाइंस ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी कि ये क्या बात कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेक्ट्रम के बारे में। ये डिफरेंट लाइंस है, यानी लाइमन सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है, पाश्चन सीरीज़ है, उसके बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। When a given sample of hydrogen gas is heated in the absence of air or subjected into electron discharge at low pressure, क्या बोला जा रहा है, जो बात मैंने आपको बताया कि एक बार हाइड्रोजन गैस को लेते हैं एक ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने की वजह से उसको एनर्जी मिलेगा हाइड्रोजन को, इन द एब्सेंस ऑफ, यानी एयर नहीं होना चाहिए, एयर के एब्सेंस में काम करेंगे हम लोग। और सब्जेक्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, या तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज प्रोवाइड करेंगे हम लोग, प्रेशर उसका लो होना चाहिए, यानी एयर जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, जो हाइड्रोजन गैस है ट्यूब में, वो क्या करता है, डिसोशिएट हो जाता है, यानी टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन को जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। और जब हम लोग उसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है बॉन्ड, और वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जैसा कि हमने पढ़ा फर्स्ट
लेक्चर में कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट करता है। एक्साइट करना मतलब उछल जाता है, वो अपने जो लेवल है उससे ऊपर चला जाता है, एक्साइट कर जाता है इनटू हायर एनर्जी लेवल। यानी उसकी एनर्जी लेवल अगर 10 है, 10 किलो जूल है, तो वो 20 किलो जूल में चला जाता है, वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही एनर्जी जो है उसने ऑब्जर्व कर लिया इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज। ठीक है, वो क्या किया, अपने अंदर एनर्जी ऑब्जर्व किया और फटाक से जो है फटाक से जो है वो क्या हुआ, एक्साइट हो गया। ठीक है, इनटू हायर एनर्जी लेवल बाय ऑब्जर्विंग थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसको बोलते हैं, जो हीट के फॉर्म में हमने ऑब्जर्व किया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमें उसको दिया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो दोनों में से कोई भी एनर्जी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को दे सकते हैं। ठीक है, लेवल, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइट डिफरेंटली। इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंटली एक्साइट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कितनी एनर्जी को वो सोख रहा है, कितनी एनर्जी को वो ले रहा है, उस पर वो डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइट डिफरेंटली, इट्स डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ये डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, कितनी अपने अंदर उसको समाया है, उस पर ये डिपेंड करता है। और इसी वजह से ये पूरी एक्साइटेशन प्रोसेस चलती है। ठीक है, दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुका है एनर्जी को ऑब्जर्व करके, रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, रिटर्न बैक करता है ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले था, एनर्जी ऑब्जर्व करने से पहले था। एंड सॉरी, वो वापस से एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वापस क्या करता है, बैक आ जाता है, रिटर्न बैक कर जाता है। और वो क्यों करता है ये मैंने आपको पहले बता दिया, आप कमेंट करके मुझे अभी जल्दी से बताएं कि क्यों करता है। ठीक है, एंड एमिट रेडिएशन, और क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, लाइट एमिट करता है, वेवलेंथ एमिट करता है। ठीक है, ये एमिट करता है कुछ चीज़ें, जब वो बैक आता है ना, कुछ चीज़ों से बाहर निकलती है, वही चीज़ जो है वो स्पेक्ट्रा, वो लाइन दिखता है। जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना एक्सपेरिमेंट, तो वो डिफरेंट लाइन हमें दिखता है, और इन्हीं लाइन से हमें पता चलता है कि ये कौन सा स्पेक्ट्रा जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटम से जो है मिलता है। तो जब हमें स्पेक्ट्रा मिला तो हमने देखा कि ये इन दो लाइन के बीच में बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने इसको लाइन स्पेक्ट्रा का नाम दिया। ठीक है, एंड कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, अ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, और क्या हुआ, इसी रेडिएशन की लगातार ये प्रोसेस हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, लगातार ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। और क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो भी हमने पढ़ा, इसको जानने के लिए, इसको बताने के लिए बोहर्स ने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। तो बोहर्स को बहुत इसका ये किया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि बोहर्स ने ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बताया है। ठीक है, और ये ड्रॉबैक भी हमने पढ़ा था, लिमिटेशन भी यही था कि बोहर्स ने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में ही, स्पेक्ट्रा के बारे में बताया, स्पेक्ट्रा और किसी एटम के बारे में वो नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था बोहर्स का। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से लाइमन होता है, बाल्मर होता है, पाशन होता है, और ब्रैकेट और पीफंड होता है। अब एक बार हम लोग जान लेते हैं एक फॉर्मूला के बारे में, जो आपको आगे चल के बहुत ज़रूरी मतलब हेल्प होने वाला है। उसका क्यों, क्योंकि शायद आपको एग्जाम में उसके थ्रू क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, मैथ्स बनाने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देख लें आप, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, These are 5 series of lines which are named as, 5 series of line जो है जिसको डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम पे नेम दिया गया है। ठीक है, लाइमन सीरीज, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड पीफंड। The wavelength
लेमडा, वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, ऑफ वेरियस लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय रेबर्ग फार्मूला। इस फॉर्मूला को जो है साइंटिस्ट जो है उनका नाम था रेडबर्ग। इन्होंने इस फॉर्मूला को दिया है ताकि हम कैलकुलेट कर पाए वेव नंबर या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी, किसी भी स्पेक्ट्रा का हमें वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करना है, अगर हमें ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है, तो रेडबर्ग के इस फॉर्मूले से हम लोग करेंगे, ठीक है। और रेडबर्ग ने अपना रेडबर्ग कांस्टेंट भी दिया जिसका वैल्यू है 109679 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके मीटर में इसका क्या वैल्यू आएगा, मीटर में इसका क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा मीटर में, आपका ये सवाल है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फॉर लाइमन सीरीज यहाँ पे आप देख सकते हो RH हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट, और म्यू पे जो ये लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर जो होता है 1/λ होता है, 1/λ होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा भी हम लोग निकाल सकते हैं और वेव नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर लाइमन सीरीज तो N1, ये N1 क्या होगा? N1 जो है वो है कि आपका पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था या फिर इलेक्ट्रॉन आ कहाँ पे रहा है। तो ये 1 होगा, हमेशा 1 होगा, और ये चेंज करेगा लेकिन ये ऑलवेज 1 ही होगा। और बालमन में ये 2 ही होगा, ये चेंज कर सकता है। और पाश्चन में ये 3 होगा, ब्रैकेट में ये 4 होगा, और पीफंड में ये 5 होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो है वेरी कर सकता है। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और आप भी इसका कुछ क्वेश्चन बना कर आइएगा, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज, बोल रहा है फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज कैलकुलेट करना है। क्या करना है हम लोग को? वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। बाल्मर सीरीज की बात की है, N1 क्या होगा? N1 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और N2 जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन बोला गया है, फर्स्ट लाइन यानी एक ही लाइन गया है, एक से यानी यहाँ से यहाँ एक साइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देना है, और जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का डाउट रहा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किसी भी चीज़ का लगा हो कि मैंने सही से नहीं समझाया तो मुझे वो भी बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच for watching.